हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो स्वागत है आपका दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 13 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। इससे पहले मैं 12 लेक्चर्स डिस्कस कर चुका हूं। मेरे लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था अबाउट जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर वो होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल में इनबॉर्न होते हैं, पैदाइशी होते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर। वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, अनदर इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली जीन रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मेंडेलियन जो है वो जीन रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं और मेंडेलियन प्रिंसिपल के हिसाब से इनमें जो है ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। वन इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, अनदर इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ऐसे ही सेक्स क्रोमोसोमल में मेनली मैंने आपको बताया था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ऑटोसोमल भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। ऑटोसोमल वो होते हैं जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करते हैं और रिसेसिव वो होते हैं जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट्स के काफी सारे यहाँ पे एग्जांपल बताए थे आपको, जैसे पॉलीडैक्टिली बताया था मैंने आपको, एकेंड्रोप्लासिया बताया था, राइट। ये कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल है। ऐसे ही हंटिंगटन कोरिया भी ऑटोसोमल का एग्जांपल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है। ऐसे ही ऑटोसोमल रिसेसिव के कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर रहा था अबाउट, जैसे कि मैंने आपको बताया सिकल सेल एनीमिया बताया, मैंने थैलेसीमिया बताया, फिनाइलकीटोनुरिया बताया। ये सब क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अलावा एक सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। वहीं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के मैंने एग्जांपल बताए थे, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, और इसके अलावा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के जो एग्जांपल है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले जो एग्जांपल्स है ये मैं अपने प्रीवियस टॉपिक सेक्स लिंकेज में भी डिस्कस कर चुका हूं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए यहाँ पे मैं सिकल सेल एनीमिया और ऑटोसोमल रिसेसिव के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसमें कि मैंने सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको बता दिया था। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि आरबीसी की शेप सिकल शेप हो जाती है। आरबीसी जनरली मेमेलियन आरबीसी जो होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो आरबीसी होती है वो बाई कनकेव शेप होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में उस आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। वो आरबीसी जो है वो ब्लड कैपिलरीज को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाता है। इसमें कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं लाइक एनीमिया, जॉन्डिस, और बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल की डेथ जो होती है वो बिफोर मेच्योरिटी से पहले ही डेथ हो जाती है। ये जो डिफेक्ट है सिकल सेल एनीमिया, इसका जो जीन प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एलील्स होते हैं जो कि इस ट्रेट को रेगुलेट करते हैं, HBA HBS। यानी कि ये जो इफेक्ट है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो HBA HBS यानी कि ये हीमोग्लोबिन डिफेक्ट है। दिस इज व्हाट, हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका डिफेक्ट है। बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, वैलिन आ जाता है। अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 पोजीशन बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और यहाँ पे जैसे कि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो दोनों ही पेरेंट्स का हेटेरोजाइगस होना जरूरी है। अगर दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होंगे तभी एक अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस विद सिकल सेल एनीमिया। तो ये कुछ मैंने आपको बताया था अबाउट सिकल सेल एनीमिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर डिसऑर्डर दैट यू कॉल्ड फिनाइलकीटोनुरिया। तो अभी मैं फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, सो लिसन केयरफुली, दैट इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। फिनाइलकीटोनुरिया भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, सो लिसन केयरफुली। फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया को आप शॉर्ट फॉर्म में PKU भी कह सकते हैं। फिनाइलकीटोनुरिया दिस इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट। ये भी फिनाइलकीटोनुरिया जो है वो भी, फिनाइलकीटोनुरिया जो है दिस इज आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये भी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज द डिफेक्ट ऑफ जीन, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ जीन विच एक्सप्रेस इनटू एन एंजाइम। ये एक जीन डिफेक्ट है जो कि एक एंजाइम में एक्सप्रेस होता है। डिफेक्ट ऑफ जीन विच एक्सप्रेस इन एन एंजाइम, जो कि एक एंजाइम में एक्सप्रेस होता है, उसका ये डिफेक्ट है। इस एंजाइम का जो नाम है, जिसका ये डिफेक्ट है, उस एंजाइम का नाम है फिनाइलएलेनिन
हाइड्रोक्सीलेज। एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। दिस इज द फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। इस जीन एंजाइम का ये डिफेक्ट है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये एक जीन डिफेक्ट है जो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज इस एंजाइम को बनाता है, यानी कि ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर है। एंजाइम रिलेटेड डिफेक्ट जो होगा, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट होगी अगर ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये जो है इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं आप इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्योंकि ये एंजाइम का डिफेक्ट है और एंजाइम की वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब ये जो जीन का डिफेक्ट है जो कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज बनाता है, ये जो जीन होता है, दिस जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। जैसा कि मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया में बताया था, सिकल सेल एनीमिया में जो डिफेक्ट होता है वो बीटा ग्लोबिन में होता है। 6 पोजीशन ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वहां पे वैलिन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वैलिन रिप्लेस होके आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन में 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन। तो बीटा ग्लोबिन का जो जीन है वो जीन कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11, यानी कि वहां पे क्रोमोसोम 11 के जीन का डिफेक्ट है। लेकिन जो फिनाइल एलेनिन ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 12, यानी कि ये इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 12। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 12, यानी कि ये जो जीन है, इस जीन में जो डिफेक्ट होता है, ये जीन जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है, जिसमें कि डिफेक्ट देखा जाता है। और इस जीन का काम क्या है? टू एक्सप्रेस व्हाट? टू एक्सप्रेस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये एक एंजाइम होता है। अब ये जीन एक एंजाइम बना रहा है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। अब इस जीन में डिफेक्ट हो गया और इस जीन में डिफेक्ट होने की वजह से ये एंजाइम की फॉर्मेशन बंद हो जाएगी और इस एंजाइम की फॉर्मेशन की वजह से एक मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और यहाँ पे एक डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा जिसको आप फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं। अब इस एंजाइम का रोल क्या है और इस एंजाइम की कमी की वजह से क्या होगा? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज है, इसका रोल क्या है मैं इधर लिख देता हूँ। एग्जैक्टली हमारी बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PH, यानी कि फिनाइल एलेनिन ये अमीनो एसिड है। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको आप कहते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। अब ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, ये इस अमीनो एसिड जो कि फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है जी? टायरोसिन में। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हो गया जी? फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसकी प्रेजेंस में। लेकिन अगर यहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा, ये तो बात की मैंने इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो ये है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वाली कंडीशन, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया डिसऑर्डर में, फिनाइल कीटोनूरिया डिसऑर्डर में ये एंजाइम एब्सेंट होगा। दिस एंजाइम विल बी एब्सेंट। इफ दिस एंजाइम विल बी एब्सेंट, देन इन दैट कंडीशन दिस फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी? फिनाइल पायरुविक एसिड, और यू कैन से फिनाइल पायरुवेट। In the presence of phenyl alanine hydroxylase, this enzyme convert into what? Tyrosine. Tyrosine is another type of amino acid. तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन absence में ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन नहीं बना पाएगा, ये बनाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। This is the condition in case of PKU. In PKU यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया के केस में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर ये जो बन रहा है यहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड, ये डिसऑर्डर को डेवलप करता है। ये किसको डेवलप करता है? फिनाइल कीटोनूरिया जैसे डिसऑर्डर को डेवलप करता है। और ये इस डिसऑर्डर को डेवलप कैसे करता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यहाँ पे जो फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल पायरुविक एसिड है, इसका लेवल बॉडी में बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? फिनाइल एलेनिन जो है कन्वर्ट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, बॉडी के अंदर इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और जब इसका लेवल बढ़ता जाएगा, इस फिनाइल
पायरुविक एसिड जो है ये एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगा ब्रेन के अंदर। एग्जैक्टली अगर ब्रेन में एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगा तो सच पेशेंट विल बी द मेंटली रिटार्डेड, और ऐसा पेशेंट क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड इनटू द ब्रेन। तो इसके जो मेजर कंडीशन है, इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीकेयू। पीकेयू के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजर, तो सबसे पहला क्या है, ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, दिस फिनाइल पायरुविक एसिड क्या होगा बेटा, ये फिनाइल पायरुविक एसिड, दिस फिनाइल पायरुविक एसिड, दिस फिनाइल पायरुविक एसिड विल एक्युमुलेट इन ब्रेन। ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है। अगर ये ब्रेन में एक्युमुलेट हो गया फिनाइल पायरुविक एसिड तो क्या होगा, दैट रिजल्ट मेंटल रिटार्डेशन। इसकी वजह से पेशेंट में मेंटल रिटार्डेशन डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन डेवलप हो जाती है। दूसरी बात एक और, ये जो टायरोसिन बन रहा है यहाँ पे, आपने देखा होगा फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो टायरोसिन के और भी बहुत सारे रोल है हमारी बॉडी में, राइट। आपने अगर पढ़ा हो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, उसमें एक टॉपिक आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होती है, यानी कि पार्स इंटरमीडिया जिसको आप बोलते हैं, वहां से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको आप बोलते हो एमएसएच, राइट। लेकिन ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो रिड्यूस होता है, इसलिए हम कंसीडर करते हैं एमएसएच सीक्रेट फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एमएसएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ह्यूमन बीइंग में। एमएसएच की फुल फॉर्म होती है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आर यू गेटिंग और नॉट? ये स्टिमुलेट करता है मेलेनिन के प्रोडक्शन को। बताया था मैंने, मेलेनिन क्या होता है, हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है, और मेलेनिन स्किन में एक पिगमेंट है, वो मेलेनिन को बनाने में टायरोसिन हेल्प करता है। टायरोसिन जो है मेलेनिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो स्किन में जो मेलेनिन बन रहा है उसमें टायरोसिन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट में टायरोसिन नहीं बनता, यानी कि उसकी स्किन की पिगमेंटेशन पे भी असर पड़ता है। टायरोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन, बट इफ टायरोसिन विल एब्सेंट इन द बॉडी, तो वहां पे क्या होगा, इन दैट कंडीशन स्किन पिगमेंटेशन विल नॉट बी डार्क। स्किन पिगमेंटेशन क्या हो जाएगी, वेरी ब्राइट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यानी कि लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, इवन लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ हेयर, हेयर में भी मेलेनिन होता है। तो ऐसे पेशेंट में लॉस ऑफ पिगमेंटेशन देखा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन की कमी की वजह से। आर यू गेटिंग? टायरोसिन की कमी आ जाती है तो यहाँ पे लॉस ऑफ पिगमेंट्स ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड पिगमेंटेशन ऑफ हेयर। तो यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर है, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन की पिगमेंटेशन का लॉस हो जाता है एंड हेयर्स की पिगमेंटेशन का लॉस हो जाता है। ये भी एक कंडीशन है। मेंटल रिटार्डेशन है, स्किन की पिगमेंटेशन लॉस हो जाती है, हेयर का पिगमेंटेशन लॉस हो जाता है। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो यहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड बन रहा है ना, ये फिनाइल पायरुविक एसिड किडनी इसको क्या करती है, किडनी इसको मतलब इसका एक्सक्रीशन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे किडनी की फिल्ट्रेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किस पे इफेक्ट पड़ता है? किडनी की फिल्ट्रेशन पे। तो इफेक्ट ऑन किडनी, तो ये किडनी पे भी इफेक्ट डालता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी कंडीशन फिनाइल कीटोनुरिया की। तो फिनाइल कीटोनुरिया एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 12 का डिफेक्ट है। और 12 में कौन सा जीन है, जो कि एक जीन है जो कि एक एंजाइम को एक्सप्रेस करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, और इस जीन के डिफेक्ट की वजह से एंजाइम बनना बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुविक एसिड बनाता है, वो ब्रेन में एक्युमुलेट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। टायरोसिन की कमी की वजह से मेलेनिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती, तो लॉस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ हेयर पिगमेंटेशन। इज दैट क्लियर? इसके अलावा इसका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, तो ये किडनी पे भी इफेक्ट डालता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिनाइल कीटोनुरिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट यू कॉल्ड थैलेसीमिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैलेसीमिया से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थैलेसीमिया। व्हाट इज नेक्स्ट? थैलेसीमिया। सो लिसन केयरफुली। तो ये हो गया आपका फिनाइल कीटोनुरिया, इसके बाद है थैलेसीमिया। दिस इज अनदर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको बता दिया, फिनाइल कीटोनुरिया बता दिया, इसके बाद थैलेसीमिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया।
देखिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी सिकल सेल एनीमिया की तरह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन रीजन। माना जाता है ये जो डिसऑर्डर है ये ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेटेड हुआ। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आर यू गेटिंग और नॉट? थैलेसीमिया में एग्जैक्टली क्या होता है? ये भी एक ब्लड रिलेटेड डिफेक्ट है। ये भी सिकल सेल एनीमिया की तरह एक एनीमिक कंडीशन होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है ये डिफेक्ट भी ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का है। जैसे मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया में बताया कि बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आ जाता है, लेकिन थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन में भी डिफेक्ट आ सकता है, बीटा ग्लोबिन चेन में भी डिफेक्ट आ सकता है और डेल्टा ग्लोबिन चेन में भी डिफेक्ट आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है तो ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट है। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ ग्लोबिन चेन एंड दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगे और क्या क्या डिफेक्ट्स डेवलप होंगे। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट थैलेसीमिया। सो लिसन केयरफुली। तो थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। This is autosomal recessive disorder like sickle cell anemia, like phenylketonuria. Is that clear to all of you? This disorder originated, माना जाता है ये जो disorder है originated in Mediterranean region. Mediterranean region में ये originated हुआ। Mediterranean region में ये disorder thalassemia originate हुआ। Is that clear? और यहां पे इस डिसऑर्डर में क्या होता है? दिस इज द डिफेक्ट ऑफ ग्लोबिन चेन। तो ये ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट है। दिस इज डिफेक्ट ऑफ ग्लोबिन चेन, सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट है। तो ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस में डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। वो ग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन हो सकता है, बीटा ग्लोबिन हो सकता है। थैलेसीमिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। हीमोग्लोबिन कितने टाइप के होते हैं? हीमोग्लोबिन देखिए, ये टॉपिक जानना बहुत जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, उससे आपको थैलेसीमिया और आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन एक होता है HbA टाइप, यानी कि अडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HbA1 भी बोलते हैं, दूसरा HbA2। अडल्ट में दो टाइप के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, HbA एंड HbA2, और एक हीमोग्लोबिन होता है HbF। तो ये दोनों अडल्ट हीमोग्लोबिन है। क्या है ये? अडल्ट हीमोग्लोबिन। और ये जो HbF है ये एक फीटल हीमोग्लोबिन है। दिस इज फीटल हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो HbA है इसमें जो होते हैं 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं, यानी कि टोटल 4 यूनिट्स ऑफ ग्लोबिन होती है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे टोटल 4 ग्लोबिन चेन होती है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 97% HbA टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, 97%। इज दैट क्लियर? हमारे अडल्ट में दिस इज 97%। एंड ये जो HbA2 है, राइट, इसमें होते हैं 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा। इसमें बीटा चेन नहीं होती, इसमें डेल्टा चेन होती है। एंड दिस इज ओनली 3%। दिस इज ओनली 3%। इसके अलावा ये जो HbF है, जिसको आप फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, इस फीटल हीमोग्लोबिन में क्या है बेटा? फीटल हीमोग्लोबिन जो कि फीटस में पाया जाता है, इसमें 2 अल्फा प्लस 2 गामा। इज दैट क्लियर? ये चेन होती है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्लोबिन पाए जाते हैं, अल्फा बीटा, सॉरी 4 डिफरेंट टाइप के, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। इज दैट क्लियर? अडल्ट में 2 टाइप के, अडल्ट में 3 टाइप के पाए जाते हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा। इज दैट क्लियर? अल्फा सभी में कॉमन है, बीटा गामा डेल्टा बदलता रहता है। इज दैट क्लियर? तो 97% में ये वाला हीमोग्लोबिन अडल्ट में और 3% अडल्ट में ये वाला हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे जो HbF है फीटल हीमोग्लोबिन, ये फीटस में पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन जानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे थैलेसीमिया में एग्जैक्टली होता क्या है? थैलेसीमिया में अगर कोई पर्टिकुलर एक ग्लोबिन का डिफेक्ट है तो उसमें क्या होगा? दूसरे ग्लोबिन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी।
या दूसरे ग्लोबिन का अमाउंट क्वांटिटी बढ़ जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ वन ग्लोबिन। अगर एक ग्लोबिन में डिफेक्ट है, एक ग्लोबिन की सिंथेसिस में डिफेक्ट है, तो उसकी सिंथेसिस अगर रिड्यूस हो जाएगी तो दूसरे ग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और दूसरे ग्लोबिन का अगर लेवल बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो सकती है, आरबीसीज का रिडक्शन हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकती है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ अनदर ग्लोबिन। इज दैट क्लियर? एक ग्लोबिन की कमी की वजह से दूसरा ग्लोबिन बढ़ता है, और उस ग्लोबिन के बढ़ने की वजह से आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे आप थैलेसीमिया कहते हैं। तो थैलेसीमिया का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ थैलेसीमिया, लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन, एक पर्टिकुलर ग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ अनदर ग्लोबिन, दूसरे ग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। सपोज दैट अगर अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो गई तो बीटा ग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और दूसरे ग्लोबिन का अगर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, राइट, या तो उसमें लाइसिस हो जाएगी, इज दैट क्लियर, या उसका रिडक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आरबीसी रिड्यूस हो जाएगी या फिर आरबीसी डैमेज हो जाएगी, उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आरबीसी का रिडक्शन हो जाएगा एक ग्लोबिन के डिफेक्ट से। दूसरा ग्लोबिन एक्सिस अमाउंट में चला जाएगा, और दूसरा ग्लोबिन अगर एक्सिस अमाउंट में चला गया तो उसकी वजह से आरबीसी का रिडक्शन हो गया। समझ आया? तो फिर से समझिए, थैलेसीमिया जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन रीजन, और यहाँ पे ये बीटा ग्लोबिन से रिलेटेड डिफेक्ट है। सॉरी, नॉट बीटा ग्लोबिन, ये ग्लोबिन से रिलेटेड डिफेक्ट है। ये अल्फा ग्लोबिन से रिलेटेड भी हो सकता है, बीटा ग्लोबिन से रिलेटेड भी हो सकता है, और डेल्टा ग्लोबिन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्लोबिन के डिफेक्ट की वजह से, उसकी कमी की वजह से दूसरा ग्लोबिन एक्सिस अमाउंट में चला जाएगा, और उसके एक्सिस अमाउंट में जाने की वजह से यहाँ पे आरबीसी जो है वो डैमेज हो सकती है, आरबीसीज लाइसिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आरबीसीज ब्रेक हो सकते हैं, और आरबीसीज का लेवल अगर घटेगा तो एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी इन दिस कंडीशन। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है थैलेसीमिया का। दिस इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कितने टाइप के हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइप का थैलेसीमिया नहीं है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे जो थैलेसीमिया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया है, नंबर 1 अल्फा थैलेसीमिया, यानी कि दिस इज द डिफेक्ट ऑफ अल्फा ग्लोबिन। नंबर 2 बीटा थैलेसीमिया, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ बीटा ग्लोबिन। नंबर 3 डेल्टा थैलेसीमिया, this is the defect of delta globin. So there are 3 different type of thalassemia that I am going to discuss in detail. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया की। तो अल्फा थैलेसीमिया में एग्जैक्टली क्या होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लिसन केयरफुली। अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, दिस इज ऑल्सो ए जीन डिफेक्ट। अल्फा ग्लोबिन को बनाने के लिए देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स विच प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो थैलेसीमिया के टाइप है, अल्फा थैलेसीमिया इज द डिफेक्ट ऑफ विच क्रोमोसोम, या बीटा थैलेसीमिया इज द डिफेक्ट ऑफ विच क्रोमोसोम, या फिर डेल्टा थैलेसीमिया इज डिफेक्ट ऑफ विच क्रोमोसोम। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16। ये क्रोमोसोम नंबर 16 का डिफेक्ट है। बाकी बीटा एंड डेल्टा थैलेसीमिया जो है, ये दोनों डिफेक्ट है क्रोमोसोम नंबर 11 के। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो अल्फा थैलेसीमिया है, दैट इज द डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16, और क्रोमोसोम नंबर 16 पे अल्फा ग्लोबिन के लिए देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। इज दैट क्लियर? कितने टाइप के जीन इसको कंट्रोल करते हैं? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। सो दिस इज डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम 16। ये क्रोमोसोम 16 का एक जीन डिफेक्ट है। क्या है ये? जीन डिफेक्ट है। इज दैट क्लियर? इसमें क्या होता है, रिड्यूस और एब्सेंस द सिंथेसिस ऑफ, इसमें रिड्यूस और एब्सेंस द सिंथेसिस ऑफ
अल्फा ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस या तो रिड्यूस हो जाती है या फिर एब्सेंट हो जाती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इट अल्फा थैलेसीमिया। सो रिड्यूस और एब्सेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन। इन दिस केस यहाँ पे जो जीन्स हैं जो कि अल्फा ग्लोबिन को बनाते हैं, कितने जीन्स का डिफेक्ट है? देयर आर 2 जीन्स डिफेक्ट। तो यहाँ पे 2 जीन्स हैं, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, HBA1, HBA2। तो यहाँ पे देयर आर 2 डिफरेंट जीन्स, HBA1 एंड HBA2। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं जो कि इस डिफेक्ट को डेवलप करते हैं, यानी कि इन जीन्स में डिफेक्ट की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स which control alpha synthesis of alpha globin। तो alpha globin की सिंथेसिस कम हो गई है या absent हो गई है, तो in that condition इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैं बता दूं आपको। तो जैसा कि मैं थैलेसीमिया में पहले ही बताया, थैलेसीमिया का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर ग्लोबिन की सिंथेसिस में कमी आ जाने की वजह से दूसरी ग्लोबिन एक्सेस हो जाती है। तो अल्फा थैलेसीमिया में दिस इज द डिफेक्ट ऑफ अल्फा ग्लोबिन। किसका डिफेक्ट है? अल्फा ग्लोबिन का डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है? ये अल्फा ग्लोबिन का डिफेक्ट है। और अगर अल्फा ग्लोबिन का डिफेक्ट है तो अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, तो बीटा ग्लोबिन का लेवल एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि 2 अल्फा की यूनिट होती है, 2 बीटा की यूनिट होती है। तो अल्फा की कमी की वजह से बीटा का एक्युमुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बीटा विल बी इन एक्सेस अमाउंट। तो इन दिस कंडीशन, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टर है इंक्रीज लेवल ऑफ बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बीटा ग्लोबिन बढ़ेगा, तो बीटा ग्लोबिन बढ़ने की वजह से क्या होगा? इफ बीटा ग्लोबिन विल इंक्रीज, इफ बीटा ग्लोबिन विल बी इन एक्सिस, तो एक्सिस बीटा ग्लोबिन रिजल्ट्स टू अनस्टेबल द टेट्रामर। जो टेट्रामर होता है अनस्टेबल टेट्रामर, टेट्रामर को वो अनस्टेबल कर देता है। टेट्रामर मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा टेट्रामर होता है हीमोग्लोबिन में, तो टेट्रामर अनस्टेबल हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं ऐसे पेशेंट में। जनरली ये जो पेशेंट है या तो इसका स्टिल बर्थ हो जाता है या फिर पैदा होने के कुछ टाइम बाद ये पेशेंट मर जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन केस ऑफ थैलेसीमिया। तो इन दिस केस जो मेजर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, पहला सिम्टम है इसमें एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एक कंडीशन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्प्लीन और लिवर में या स्प्लीन में सूजन आ जाती है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली बोलते हैं इसको। तो एनीमिया, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम। इस कंडीशन में स्टिल बर्थ, या तो स्टिल बर्थ हो जाएगा पेशेंट का या फिर डेथ आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ भी ऐसे पेशेंट की डेथ हो जाती है। दिस इज द अल्फा थैलेसीमिया। नाउ कम टू नेक्स्ट बीटा थैलेसीमिया। अगला टॉपिक क्या है हमारा? बीटा थैलेसीमिया। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा थैलेसीमिया। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो बीटा थैलेसीमिया है। देखिए प्लीज लिसन केयरफुली। So the next topic is beta thalassemia. You must understand about this. Beta thalassemia. Beta thalassemia में exactly क्या होता है? In case of beta thalassemia, this is the defect of beta globin. यानी कि यहाँ पे सिंथेसिस absent या रिड्यूस हो जाती है किसकी? बीटा ग्लोबिन की। Is that clear to all of you? तो ये बीटा ग्लोबिन का डिफेक्ट है। That's why called beta thalassemia. So this is the defect of beta globin. क्या है ये? डिफेक्ट ऑफ बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन का डिफेक्ट है ये। और अगर हम जीन की बात करें तो इसमें एक ही टाइप का जीन होता है जिसको आप बोलते हो HBB, हीमोग्लोबिन बी वाला जो जीन है, यानी कि हीमोग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन का जीन है HBB बोलते हैं इसको आप। दिस इज द जीन। इस जीन में डिफेक्ट आने की वजह से बीटा थैलेसीमिया डेवलप हो जाता है। मैंने आपको बताया था अल्फा थैलेसीमिया में देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स जिनमें की डिफेक्ट देखा जाता है, HBA1 एंड HBA2। यहाँ पे बीटा ग्लोबिन को बनाने के लिए 1 जीन इज इनफ, HBB। दिस इज द बीटा ग्लोबिन जीन। इज दैट क्लियर? बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ
hemoglobin. Is that clear to all of you? और ये जो जीन प्रेजेंट होता है, दिस जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर किस पे प्रेजेंट होता है? दिस जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. सो दिस इज क्रोमोसोम 11 डिफेक्ट. क्या है ये? क्रोमोसोम नंबर 11 का डिफेक्ट है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इस कंडीशन में क्या होगा? रिड्यूस और एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन. बीटा ग्लोबिन या तो कम हो जाएगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा. ऐसे केस में इंक्रीज एक्सिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन, एक्सिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन दैट रिजल्ट्स टू एक्सिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन. रिड्यूस और एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन रिजल्ट्स टू एक्सिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन. एक्सिस हो जाएगा और अल्फा ग्लोबिन एक्सिस होने की वजह से जो इसका एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा आरबीसी में और आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी. इज दैट क्लियर? तो वहां पे आरबीसी का रिडक्शन हो जाएगा. तो एट द एंड इसमें भी आरबीसी का रिडक्शन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? दैट रिजल्ट टू रिडक्शन ऑफ आरबीसी. आरबीसी की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी और आरबीसी का रिडक्शन विल टेक प्लेस. इज दैट क्लियर? अभी अल्फा थैलेसीमिया एक ही टाइप का होता है, लेकिन बीटा थैलेसीमिया देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सी, जो यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया है वो दो डिफरेंट टाइप्स की हैं. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो जो बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया, यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया. वन इज बीटा नॉट और बीटा प्लस. यहाँ पे दो सिंबल से दिखाते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बीटा नॉट मतलब ये एक मेजर थैलेसीमिया है. दिस इज मेजर थैलेसीमिया. वहीं बीटा प्लस जो है ये एक माइनर कंडीशन है. तो इसमें से मोस्ट सीवियर जो है, दिस इज मोस्ट सीवियर. ये सबसे ज्यादा सीवियर है. एंड दिस इज लीस्ट सीवियर. ये लीस्ट सीवियर है. तो दोनों में बीटा नॉट इज मेजर थैलेसीमिया. इसको आप माइनर मत बोलिए, इसको आप इंटरमीडिया बोलिए. ये इंटरमीडिया थैलेसीमिया. माइनर जो होता है वो आपका डेल्टा होता है. इज दैट क्लियर? तो एक इंटरमीडिया और एक मेजर. तो ये मेजर जो है ये मोस्ट सीवियर होता है, ये इंटरमीडिया लीस्ट सीवियर होता है. ये मोस्ट सीवियर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन, यहाँ पे बीटा ग्लोबिन बिल्कुल ही नहीं बनता है, बिल्कुल ही एब्सेंट है. इज दैट क्लियर? लेकिन बीटा प्लस यानी कि इंटरमीडिएट थैलेसीमिया में क्या होता है? यहाँ पे लीस्ट सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन. यहाँ पे बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम होती है. तो इस मेजर में बीटा ग्लोबिन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट में बीटा ग्लोबिन की लीस्ट सिंथेसिस होती है. सो देयर आर two difference, you know, this is most severe, this is least severe. This is with full of absence of beta globin और यहाँ पे least synthesis of beta globin. तो यहाँ पे beta thalassemia, there are two different types of beta thalassemia and this is the defect of chromosome number 11. यहाँ पे सिर्फ एक ही जीन इन्वॉल्व है. अल्फा थैलेसीमिया में दो जीन इन्वॉल्व होते थे. Is that clear? और इस कंडीशन में भी यहाँ पे आरबीसी डैमेज हो जाती है. बीटा ग्लोबिन की कमी की वजह से अल्फा ग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, जो कि आरबीसीज को डैमेज करने का काम करता है. इसके भी सिम्टम्स मोस्टली कॉमन ही होंगे जैसे अल्फा थैलेसीमिया के होते हैं. तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे इस डिजीज के भी जो सिम्टम्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं. लाइक एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जॉन्डिस डेवलप हो जाता है. यहाँ पे कार्डियक एनलार्जमेंट भी देखा जाता है. थैलेसीमिया का एक सिम्टम कार्डियक एनलार्जमेंट भी है. इज दैट क्लियर? और बोन रिलेटेड डिफेक्ट्स भी हैं. बोन डिफेक्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं ऐसे बच्चे में. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट बीटा थैलेसीमिया. नाउ द लास्ट इज डेल्टा थैलेसीमिया. लिसन केयरफुली. लास्ट वन इज डेल्टा थैलेसीमिया. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया. तो हमारा जो लास्ट है वो है डेल्टा थैलेसीमिया. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट डेल्टा थैलेसीमिया. So listen carefully. डेल्टा थैलेसीमिया. अगर बात करें डेल्टा थैलेसीमिया की, तो डेल्टा थैलेसीमिया एक माइनर किस्म का थैलेसीमिया है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अडल्ट में सिर्फ 3% डेल्टा वाले हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं. जनरली मेनली
इन अडल्ट जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होते हैं। इज दैट क्लियर? इन 97%। लेकिन 3% हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा, 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा ओनली इन 3%। तो सबसे माइनर किस्म का थैलेसीमिया है। इसमें ऐसा कुछ खास सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, बहुत ही माइनर से सिम्टम्स होते हैं। हेपेटोस्प्लेनोमेगली जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है क्योंकि ये माइनर किस्म का है। एग्जैक्टली। तो दिस इज माइनर थैलेसीमिया। ये एक माइनर थैलेसीमिया है एंड दिस इज डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम, डिफेक्ट ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम, डिफेक्ट ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम 11। ये क्रोमोसोम 11 का डिफेक्ट है। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 11 के जीन का ये डिफेक्ट है डेल्टा थैलेसीमिया एंड दिस इज वेरी माइनर। इज दैट क्लियर? तो ये सीवियर नहीं है। तो इसी के साथ थैलेसीमिया इज डन। फिर से सुन लीजिए, थैलेसीमिया क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये ग्लोबिन डिफेक्ट है। क्या है ये? ग्लोबिन डिफेक्ट है। ये अल्फा ग्लोबिन डिफेक्ट हो सकता है, बीटा ग्लोबिन डिफेक्ट हो सकता है और डेल्टा ग्लोबिन डिफेक्ट हो सकता है, बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबिन आर देयर। तो इसी बिहाफ पे जो थैलेसीमिया होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा थैलेसीमिया, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 जीन्स। इज दैट क्लियर? बीटा एंड डेल्टा, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। तो जो अल्फा ग्लोबिन है, तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस का रिडक्शन हो जाता है या एब्सेंट होती है, तो उस केस में बीटा ग्लोबिन एक्सेस हो जाता है और दूसरा ग्लोबिन एक्सेस होने की वजह से आरबीसीज जो है उसकी मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, आरबीसी डैमेज हो जाती है। तो सिम्टम्स जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगली, बॉन्ड डिफेक्ट्स, ये सारी कंडीशन डेवलप हो जाती है। और अल्फा थैलेसीमिया में स्टिल बर्थ जैसी कंडीशन भी देखी जाती है। अल्फा थैलेसीमिया में जो जीन्स हैं वो 2 डिफरेंट टाइप के, HbA1 एंड HbA2। इज दैट क्लियर? ये 2 डिफरेंट टाइप के जीन अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं। इज दैट क्लियर? वहीं जो बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अल्फा ग्लोबिन एक्सेस में होगी तो उससे भी आरबीसीज मेम्ब्रेन क्या होगी? ब्रेक होगी, आरबीसीज का लाइसिस होगा, तो वहाँ पे भी एनीमिया, कार्डियक एनलार्जमेंट जैसी कंडीशन, ये जॉन्डिस जैसी कंडीशन ये डेवलप हो जाती है। बीटा थैलेसीमिया 2 डिफरेंट टाइप के हैं, बीटा नॉट एंड बीटा प्लस। बीटा नॉट मतलब मेजर थैलेसीमिया और बीटा प्लस मतलब माइनर थैलेसीमिया। तो जो मेजर थैलेसीमिया है वो मोस्ट सीवियर है और वहाँ पे बीटा ग्लोबिन बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। लेकिन वहीं जो माइनर थैलेसीमिया है, जो इंटरमीडिया है, सॉरी नॉट माइनर, बीटा प्लस मतलब इंटरमीडियम, इंटरमीडियम में वो लीस्ट सीवियर होता है और वहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ बीटा ग्लोबिन बन रही है। तो वहाँ पे कुछ तो ही बीटा ग्लोबिन बन रहा है ना इंटरमीडिया में, अगर कुछ बीटा ग्लोबिन बनेगा यानी कि इट विल बी लीस्ट सीवियर, और जहाँ पे बिल्कुल भी बीटा ग्लोबिन नहीं बनेगा जो कि बीटा नोट यानी कि जो मेजर थैलेसीमिया है वो मोस्ट सीवियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया बड़ा ही माइनर किस्म का है क्योंकि सिर्फ 3% अडल्ट हीमोग्लोबिन में डेल्टा होता है। इज दैट क्लियर? 97% में बीटा ग्लोबिन होता है। तो 2 प्लस अल्फा प्लस 2 डेल्टा वाले जो हीमोग्लोबिन है वो ओनली 3% होते हैं, तो वो एक माइनर किस्म का थैलेसीमिया। इसी के साथ थैलेसीमिया इज डन और इसी के साथ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इज ऑल्सो डन। इसके बाद हम बात करते हैं, ये एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हैं, ये मैंने सारे डिस्कस कर दिए। सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया, इन तीनों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्स लिंक डिसऑर्डर की। अभी ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात की, इसके बाद बात करते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स की। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स मेनली कौन कौन से होते हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। सो नाउ सी सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स और एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो सेक्स लिंक और एक्स लिंक डिसऑर्डर्स है, जो आपकी बुक में मेंशन है हीमोग्लोबिन एंड कलर ब्लाइंडनेस, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो सेक्स लिंक भी हमारा हो गया यहाँ पे। इसी के साथ मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारा इतना कंप्लीट हुआ कि 2 टाइप के हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। किसकी बात करते हैं? सॉरी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, अब कम टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज आता है,
या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, या क्रोमोसोम्स के सेट में कोई चेंज आता है, या क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में कोई चेंज आता है, दैट डेवलप दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लिसन केयरफुली, तो ये हो गया हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके बाद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अगर बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, this disorder developed due to, such kind of disorder developed due to change in number, rearrangement and structure of chromosome। समझ आया जी? तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन आई विल डिस्कस, म्यूटेशन मतलब चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, चेंज इन क्रोमोसोम या चेंज इन डीएनए। म्यूटेशन आई विल डिस्कस इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मैं म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रिंस ये यहाँ पे म्यूटेशन वाला जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर में भी मेंशन है और अगले चैप्टर में मेंशन है, लेकिन इस टॉपिक को, म्यूटेशन को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे आपको डीएनए वेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए म्यूटेशन वाला जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही डिस्कस करता हूँ मैं, इस वाले चैप्टर में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी डीएनए की अच्छे से स्टडी नहीं की है, जेनेटिक मटेरियल की स्टडी नहीं की है। तो म्यूटेशन को समझने के लिए जेनेटिक मटेरियल का डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए उस टॉपिक को मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कराता हूँ। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक में म्यूटेशन दिखाई दे रहा है, देखना आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, दोनों चैप्टर में म्यूटेशन मेंशन है। इज दैट क्लियर? तो म्यूटेशन यहाँ पे जो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में दिया हुआ है, ठीक है, वो मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं उसको अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। आपको जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये मैं नहीं कराने वाला हूँ। ये नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आई विल डिस्कस इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट दिस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कौन सा? सेक्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर में, क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट में या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का अगर चेंज देखा जाता है, तो उस चेंज की वजह से जो डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं उसको आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं उसको। क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑटोसोम, अनदर इज सेक्स क्रोमोसोम। तो इसी बिहाफ पे यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, वन इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, और अनदर इज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे मेनली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, एंड नंबर टू इज सेक्स chromosomal abnormalities. So there are two types of abnormalities, autosomal abnormalities and sex chromosomal abnormalities. Is that clear? तो यहाँ पे जो autosomal abnormalities हैं और sex chromosomal abnormalities है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं लिख भी देता हूँ। ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो है डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में आता है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, एक होता है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम और एक होता है CML। इज दैट क्लियर? ये एक टाइप का कैंसर है। इसके बाद ब्लड कैंसर है। इसके बाद सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एबनॉर्मेलिटीज में आपका आता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक आता है आपका सुपर फीमेल, सुपर मेल। ये सब सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में आते हैं और ये सब ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में आते हैं। दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नाउ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज से। सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या लिखा है? डाउन सिंड्रोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम की। So listen carefully. What is Down syndrome exactly? You must understand about this. Down syndrome. Listen. डाउन सिंड्रोम क्या है
ये एक ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और इसको डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं? इसको डाउन सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है बिकॉज फर्स्ट टाइम दिस डाउन सिंड्रोम वाज रिपोर्टेड बाय ए साइंटिस्ट एंड हिज नेम इज लैंगडॉन डाउन। तो लैंगडॉन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इसको रिपोर्ट किया। दैट्स व्हाई दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। तो ये एक ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। This is also be known as autosomal abnormality, और इसको जो डाउन सिंड्रोम कहा जाता है because first time it was reported by Langdon Down. First time this disorder first time reported by लैंगडॉन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिसऑर्डर को पहली बार रिपोर्ट किया, इसलिए इसको आप डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। क्या है ये? ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी। इसमें एबनॉर्मेलिटी कैसे डेवलप होती है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि ऑटोसोम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऑटोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और जो लास्ट पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इज दैट क्लियर? तो 22 ऑटोसोम्स के जो पेयर है उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट देखा जाता है। तो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। किसका डिफेक्ट है ये? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस इज डिफेक्ट ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये उसका डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट को आप 21st ट्रायोसोमी भी कहते हो। क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड, क्योंकि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम का डिफेक्ट है इसलिए इसको 21st ट्रायोसोमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस डिसऑर्डर आल्सो कॉल्ड 21st ट्रायोसोमी। तो इसको 21st ट्रायोसोमी बोलते हैं बिकॉज दिस इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ट्रायोसोमी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होता है। हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में होते हैं। दिस इज पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। आर यू गेटिंग? लेकिन ट्रायोसोमी में क्या होता है कि यहां पे 21st पेयर ट्रायोसोमी है तो 21st पेयर में एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो गया है। इज दैट क्लियर? एडिशनल क्रोमोसोम, जनरली एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं लेकिन यहाँ पे 21st पेयर में एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो गया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रायोसोमी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रायोसोमी। एग्जैक्टली अबाउट क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन डिटेल आई विल डिस्कस इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये म्यूटेशन से रिलेटेड है ये भी। तो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रायोसोमी। 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गए तो टेट्रासोमी। Is that clear? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st पेयर पे ऐड हो जाने की वजह से 21st ट्रायोसोमी डेवलप हो गई और जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। Is that clear to all of you? अब डाउन सिंड्रोम की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के। Is that clear? You must understand about this. तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम की मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनकी जो कद काठी होती है, शॉर्ट स्टेचर, उनका कद कम होता है, हेड रीजन राउंड होता है, हेड राउंड हेड, टंग जो होती है वो रिंकल होती है, टंग रिंकल होती है इसकी। इसको जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। माउथ ऑलवेज ओपन, माउथ हमेशा खुला रहता है इसका, माउथ ऑलवेज ओपन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। माउथ ऑलवेज ओपन, हमेशा माउथ जो है वो ओपन रहेगा। इज दैट क्लियर? पाम क्रीज डेवलप हो जाते हैं, पाम क्रीज, ब्रॉड पाम एंड उसमें क्रीज डेवलप हो जाते हैं, तो पाम क्रीज डेवलप हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाउन सिंड्रोम का कि यहाँ पे इस पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। जितने भी जेनेटिकल डिफेक्ट होते हैं मेंटल रिटार्डेशन उनमें ऑलमोस्ट कॉमन सिम्टम है। तो यहाँ पे मेंटल
रिटार्डेशन हो जाती है ऐसे पेशेंट को, मेंटल रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। और इसमें मेंटल पेशेंट में एग्जैक्टली इधर लिख देता हूं मैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में डिटेल में ध्यान दीजिए। इस कंडीशन में, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में, पेशेंट मेंटली रिटार्डेड हो जाता है और इसका जो आईक्यू लेवल होता है, आईक्यू लेवल बिलो 40। एक नॉर्मल जो आईक्यू लेवल होता है 85 से लेके 115 होता है, लेकिन इस पेशेंट का आईक्यू लेवल बिलो 40 होता है। तो अगर आईक्यू लेवल बिलो 40 है, किसी भी पर्सन का अगर आईक्यू लेवल 40 से कम होता है तो ऐसे ही पर्सन को आप इडियट कहते हैं। क्या कहते हैं? द आईक्यू लेवल लेस देन 40 दैट यू कॉल्ड इडियट। तो ये एक इडियट है, यानी कि इसको मेंटल रिटार्डेशन है। इज दैट क्लियर? तो ये इडियट है, इसलिए इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। इस डिसऑर्डर को, डाउन सिंड्रोम वाले डिसऑर्डर को आप यहाँ पे मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द अनदर नेम ऑफ डाउन सिंड्रोम इज मंगोलियन इडियोसी। इसको आप मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं, मंगोलियन इडियोसी। इसको मंगोलियन इडियोसी, इडियोसी मतलब इडियट, आईक्यू लेवल बहुत कम है। मंगोलियन इडियोसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट के फेस की शेप है वो मंगोलियन रेस, एक मंगोलियन ह्यूमन रेस होती है। आपने अगर नाम सुना हो चंगेज खान के बारे में, तो चंगेज खान कौन था? एक मंगोल था। तो मंगोलियन इडियोसी आप इसको बोलते हैं क्योंकि फेस जो है वो मंगोल जैसा हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स व्हाई कॉल्ड मंगोलियन इडियोसी। और ये जो ऐसे पेशेंट होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले, ए मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, यानी कि इसकी एक मेजर परसेंटेज बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से पहले ही ये डाई आउट हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेडिसिन और केमिकल ड्रग्स के सारे इन पेशेंट को मैक्सिमम इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 40 to 45 ईयर्स, 45 साल से ये ज़्यादा नहीं जीते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के सबसे ज़्यादा चांसेस जो बढ़ते हैं वो एक ओल्डर एज फीमेल में बढ़ते हैं। जो ओल्डर एज फीमेल कोई बच्चा पैदा करती है तो उसमें डाउन सिंड्रोम होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर फीमेल की एज 40 प्लस है तो 40 प्लस जा रही है फीमेल, 40 प्लस या 45 के आसपास जाती है, तो यानी कि उसका जो है मेनोपोज आने वाला है। इज दैट क्लियर? तो मेनोपोज के आसपास वाली जो फीमेल होती है, मतलब अभी आया नहीं, आने वाला है कुछ सालों, 1-2 साल बाद आ जाएगा, या मतलब कुछ टाइम पीरियड बाद आ जाएगा। तो उस टाइम पे वो अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऐसे बच्चे में कुछ ना कुछ जेनेटिकल डिफेक्ट डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम उसमें से एक है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21st ट्राइसोमी इसको आप बोलते हैं, क्योंकि 21st पेयर क्रोमोसोम्स पे एक एडिशनल क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है। इज दैट क्लियर? पेयर होने चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे एक हो गया 3, तो ट्राइसोमी बोल देते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। इसलिए डाउन सिंड्रोम इसको क्यों बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि लैंगडोन डाउन ने पहली बार इसको रिपोर्ट किया। इसको मंगोलियन इडियोसी बोलते हैं क्योंकि फेस लाइक मंगोलियन रेस। इज दैट क्लियर? और ये आईक्यू लेवल इसका 40 से कम होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंने आपको बताया, जैसे कि राउंड हेड हो जाता है। इज दैट क्लियर? रिंकल टंग हो जाती है, टंग इज रिंकल्ड, और पाम क्रीज डेवलप हो जाती हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, इसमें मेनली हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट्स रहते हैं। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी के साथ डाउन सिंड्रोम इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर डिसऑर्डर दैट यू कॉल्ड क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख दूंगा आपके। ठीक है भाई, ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ इनको आप अपनी नोटबुक में बनाते मतलब लिखते रहिए। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जब ये आप वीडियो वॉच कर रहे हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज इन सब पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद है यहाँ पे आपका क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। अगर क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की बात करें तो व्हाट इज एग्जैक्टली क्राई-डू-चैट सिंड्रोम? क्राई मतलब काय, क्राई मतलब पता ही आपको क्राई क्या होता है। क्राई-डू-चैट, दिस इज द वर्ड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इट मीन्स क्राई-डू-चैट। क्राई-डू-चैट का मतलब होता है क्राई लाइक कैट। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में जो बच्चा होता है वो क्राई लाइक कैट, एक कैट की तरह क्राई करता है। यानी कि जो कैट में एक साउंड होता है ना जिसको आप बोलते हो मियाऊ मियाऊ वाला जो साउंड होता है, सेम उसी साउंड के साथ इसको, मतलब जब बच्चा रोता है तो वैसा ही साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्राई-डू-चैट सिंड्रोम।
तो क्राई टू चैट ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का? फ्रेंच। इसका मतलब क्या होता है? क्राई लाइक कैट, यानी कि बच्चा एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको आप म्यूविंग साउंड बोलते हैं। मियाऊ वाला जो साउंड होता है म्यूविंग साउंड बोलते हैं इसको। तो ऐसा साउंड प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। दिस इज आल्सो ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ये भी एक ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। इस एबनॉर्मेलिटी में क्या होता है? दिस इज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। जो क्रोमोसोम नंबर 5 है ये उससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी है। यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ेंगे क्रोमोसोम के, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। क्रोमोसोम नंबर 5 का जो शॉर्ट आर्म है उसमें डिलीशन हो जाता है, यानी कि उसके कुछ सेगमेंट्स निकल जाते हैं। सो दिस इज द डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। दिस डिफेक्ट डेवलप ड्यू टू डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 का जो शॉर्ट आर्म है उसमें डिलीशन की वजह से क्राइडो-चैट वाला सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। ड्यू टू डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। तो क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म में डिलीशन हो जाने की वजह से क्राइडो-चैट जैसा सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। फर्स्ट टाइम दिस डिसऑर्डर वाज रिपोर्टेड बाय किसने इसको रिपोर्ट किया? दिस डिसऑर्डर वाज रिपोर्टेड बाय किसने रिपोर्ट किया इसको? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेजुनी। तो लेजुनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इसको रिपोर्ट किया क्राइडो-चैट सिंड्रोम को। इसमें क्राइडो-चैट सिंड्रोम में कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको डाउन सिंड्रोम में बताया कि डाउन सिंड्रोम में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। ऐसे ही क्राइडो-चैट सिंड्रोम में भी देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन क्राइडो-चैट सिंड्रोम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि क्राइडो-चैट सिंड्रोम में होते हैं, जैसे कि इसके जो कैरेक्टर हैं वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइडो-चैट सिंड्रोम। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइडो-चैट सिंड्रोम, लिसन केयरफुली। तो व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइडो-चैट सिंड्रोम? लिसन। तो इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें आता है जैसे कि इस पेशेंट का मून शेप फेस हो जाता है, मून शेप फेस, या वाइड स्पेस्ड आई, मून शेप फेस, वाइड स्पेस्ड आई। इज दैट क्लियर? रेसिडिंग चिन, चिन कम होती है, रेसिडिंग चिन। मेंटल रिटार्डेशन वेरी कॉमन, मेंटल रिटार्डेशन तो ऑलमोस्ट सभी में कॉमन होती है। तो ये हो गया क्राइडो-चैट सिंड्रोम। दिस इज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म में डिलीशन की वजह से बेबी क्राई लाइक कैट। तो दैट्स व्हाई कॉल्ड क्राइडो-चैट सिंड्रोम। फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ये। लेजुनी ने पहली बार इसको रिपोर्टेड किया। ये सारे इसके कैरेक्टर है। मून से फेस हो जाता है, वाइड स्पेस्ड आई हो जाती है, रेसिडिंग चिन होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइडो-चैट सिंड्रोम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसी के साथ ऑटोसोमल एब्रेशन इज डन या ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज डन। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लिसन केयरफुली। तो अगला है हमारा सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। इसके एग्जांपल मैं आपको लिखवा चुका हूँ, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल। तो ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए टर्नर सिंड्रोम। व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम एग्जैक्टली? टर्नर्स सिंड्रोम बोलते हैं क्योंकि टर्नर ने पहली बार इस सिंड्रोम को रिपोर्ट किया। दिस इज टर्नर सिंड्रोम। अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करें, दिस इज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। आपको पता होना चाहिए एक नॉर्मल फीमेल का जो जीनोटाइप होता है, नॉर्मल फीमेल में का जो कैरियोटाइप है, नॉर्मल फीमेल का जो कैरियोटाइप है वो क्या होता है आपको पता है? नॉर्मल फीमेल का जो कैरियोटाइप होता है उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। दिस इज नॉर्मल फीमेल कैरियोटाइप। लेकिन टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल होती है उसका कैरियोटाइप बदल जाता है क्योंकि वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो गई। तो जो टर्नर सिंड्रोम होती है फीमेल में, जिसमें टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम में ये कैरियोटाइप बदल जाता है। यहाँ पे 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं लेकिन सेक्स क्रोमोसोम बस एक ही होता है। ओ मैंने इंडिकेट किया एब्सेंट ऑफ अनदर सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक नॉर्मल फीमेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम। लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल में कितने क्रोमोसोम हो गए? 45 हो गए। एक क्रोमोसोम नहीं है इसके पास, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसी कंडीशन में अगर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी जो फीमेल होती हैं इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको पता होने चाहिए। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो ओवरी होती है वो रूडिमेंट्री ओवरी होती है
ओवरी रूडिमेंट्री होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से फिल हो जाती है ओवरी। ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से फिल हो जाती है। ऐसी फीमेल कंप्लीटली स्टेराइल है। ऐसी फीमेल में नो मेंस्ट्रुएशन, ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एंड इवन नो ओवुलेशन। ऐसी फीमेल में ना तो ओवुलेशन होता है और ना ही मेंस्ट्रुएशन होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इन सच काइंड ऑफ फीमेल, ऐसी फीमेल में मेंटल रिटार्डेशन देखी जाती है। इन सच काइंड ऑफ फीमेल हैविंग मेंटल रिटार्डेशन आल्सो। इसके बाद ऐसी फीमेल का जो स्टेचर होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, राइट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, स्टेराइल होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विल नॉट बी डेवलप, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्नर सिंड्रोम के। तो ये जनरली फीमेल स्टेराइल होती है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से फीमेल में जो है रूडिमेंट्री ओवरीज आती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से फिल हो जाती है, फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, ओवरी में ओवुलेशन नहीं कर पाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाता है, तो फीमेल विल बी स्टेराइल। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें डेवलप नहीं हो पाते। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार इसको क्लाइनफेल्टर ने रिपोर्ट किया। जनरली एक नॉर्मल मेल का कैरियोटाइप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल मेल का जो कैरियोटाइप होता है, नॉर्मल मेल में 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है इन केस ऑफ नॉर्मल मेल। इसका कैरियोटाइप क्या हो जाता है? यहाँ पे जो कैरियोटाइप होगा, कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर, जो क्लाइनफेल्टर वाला जो पर्सन है उसका जो कैरियोटाइप होगा उसमें 44 तो ऑटोसोम होंगे, लेकिन एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए। मेल में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाने की वजह से यहाँ पे फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में? डेवलप फेमिनाइन कैरेक्टर्स, डेवलप फेमिनाइन कैरेक्टर्स। यहाँ पे फेमिनाइन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं बता देता हूँ। फेमिनाइन कैरेक्टर जैसे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ऐसे मेल में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, और इसको यहाँ पे आप यूनाइकोडिज्म भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये यूनाइट बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? यूनाइकोडिज्म भी बोलते हैं। ये जनरली फीमेल से टॉलर होते हैं। इनकी वॉइस जो होती है मिक्स्ड वॉइस होती है। कैसी होती है वॉइस? वॉइस मिक्स्ड वॉइस होती है। इनमें भी मेंटल रिटार्डेशन देखा जाता है। अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इन सच इंडिविजुअल अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स देखे जाते हैं। सेक्स ऑर्गन प्योरली डेवलप नहीं होते हैं। ये हो गया आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे टोटल नॉर्मल मेल में 46 क्रोमोसोम, क्लाइनफेल्टर में कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम हो गए विद एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डेवलप इन सच काइंड ऑफ मेल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बाद आते हैं सुपर फीमेल। सुपर फीमेल क्या है? नॉर्मल में फीमेल, सुपर फीमेल, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुपर फीमेल, व्हाट हैपन इन केस ऑफ सुपर फीमेल? आपको पता होना चाहिए जो एक नॉर्मल फीमेल होती है उसका जो कैरियोटाइप होता है वो क्या होता है? 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ नॉर्मल फीमेल। सुपर फीमेल का जो कैरियोटाइप होता है ये आपको पता होना चाहिए। द कैरियोटाइप ऑफ सुपर फीमेल 44 ऑटोसोम्स होते हैं और ट्रिपल एक्स। इसको आप ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम 3 एक्स क्रोमोसोम है। नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो इसको ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो फीमेल है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये नॉर्मली टॉलर देन नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल से लंबी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल, टॉलर होती है। इसमें भी थोड़ा बहुत मेंटल रिटार्डेशन देखा जाता है, बाकी इसमें स्टेरिलिटी नहीं देखी जाती है। दिस इज नॉन स्टेराइल, यानी कि ये यहाँ पे कंप्लीटली फर्टाइल होती है ओवरी। ये जो फीमेल होती है दिस इज कंप्लीटली फर्टाइल।
बस थोड़ी लंबी होती है, इसमें बाकी और कोई डिफेक्ट नहीं देखा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हो गया सुपर फीमेल, किसकी वजह से हो रहा है? एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम हो गए है ना, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम की वजह से। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सुपर मेल। लिसन केयरफुली। सुपर मेल, देखिए बात करते हैं सुपर मेल की। जो सुपर मेल है इसको आप डबल वाई सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको डबल वाई सिंड्रोम भी कहा जाता है, डबल वाई सिंड्रोम। इसके बाद इसका एक दूसरा नाम है जैकोब सिंड्रोम, इसको जैकोब सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको आप क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे पर्सन का क्रिमिनल माइंड होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसे पर्सन का क्रिमिनल माइंड होगा तो उसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। क्रिमिनल सिंड्रोम, जैकोब सिंड्रोम और इवन डबल वाई सिंड्रोम। एग्जैक्टली क्या होता है? एक नॉर्मल मेल में जो कैरोटाइप होता है, नॉर्मल मेल का कैरोटाइप 44 ऑटोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन इन दिस कंडीशन सुपर मेल में, इन केस ऑफ सुपर मेल के केस में क्या होता है भाई? सुपर मेल में 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम एक एडिशनल वाई क्रोमोसोम हो गया। एक एडिशनल वाई क्रोमोसोम की वजह से ऐसा मेल ज़्यादा एग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेल। इसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा देखी जाती है। हाइट जनरली मोर देन 6 फीट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट ऐसे मेल की जो हाइट होती है मोर देन 6 फीट, मेनली 6 फीट से ज़्यादा लंबा होता है, मोर देन 6 फीट। तो 6 फीट से ज़्यादा लंबा देखा जाता है ऐसे मेल को, मोर देन 6 फीट इसकी हाइट होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पे इसका IQ जो लेवल होता है 80 से 120 होता है। IQ लेवल बड़ा नॉर्मल होता है। IQ लेवल मतलब इसमें कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं देखी जाती है, बिल्कुल नॉर्मल मेल होते हैं। इनका जो माइंड होता है क्रिमिनल बैंड माइंड, इनका जो माइंड होता है क्रिमिनल बैंड माइंड, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में जल्दी इंडल्ज हो जाते हैं। क्रिमिनल बैंड माइंड होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जल्दी इंडल्ज हो जाते हैं। मोर एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिवनेस इनमें ज़्यादा देखा जाता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जल्दी मेल जो है इंडल्ज हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ही नॉर्मल मेल है। यहाँ पे ये भी नॉन स्टेराइल है, स्टेराइल नहीं है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन करता है। सारे डेवलपमेंट इसमें कॉमन है, जेनाइटल डेवलपमेंट वगैरह सब डेवलपमेंट कॉमन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट यहाँ पे जो थोड़ा बोर्ड देखा जाता है तो वो क्रिमिनल बैंड माइंड होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है और मोर एग्रेसिव होता है ड्यू टू एडिशनल वाई क्रोमोसोम। इसी के साथ जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप जो है टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, राइट, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप भी बने हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका अगर कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा इस चैप्टर को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे असाइनमेंट्स भी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। एवरी लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट मिलता है, आर यू गेटिंग और नॉट? वो असाइनमेंट से क्वेश्चंस करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास आपको अपने सेल्फ एफर्ट्स भी लगाने हैं। कुछ जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, कुछ किताबें होती हैं जो मार्केट में है, जैसे MCQ है, डॉक्टर ली वगैरह, उन बुक्स के भी आप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, राइट। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। होप आपको समझ आ गई होंगी मेरी बातें। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया, आपने नोट्स पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो उसको आपको अप्लाई भी करना है, आपको अपना एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एवरी ईयर नीट में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बड़ा ही सीरियसली लेना, बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से पढ़ना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, राइट, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली मुझसे पूछ सकते हैं आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।